चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक, कल तक हम पढ़ चुके ट्विस्टिंग मोमेंट। हेडिंग लिखी होगी आपने, डिजाइन ऑन बेस्ड ऑन बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट ओनली, बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग ओनली, बेंडिंग मोमेंट ओनली। इसका मतलब क्या है कि शाफ्ट is subjected to only bending moment, and I think this type of situation never occur because shaft used to transfer power, और पावर ट्रांसफर करने के लिए उसमें ट्विस्टिंग होनी जरूरी है। तो आइदर ऐसी सिचुएशन होगी तो नहीं, लेकिन ये नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए टू स्टडी कंबाइंड लोडिंग की स्टडी करने से पहले ये एक केस हम पढ़ ले रहे हैं। प्रैक्टिकली ये सिचुएशन कभी भी अकर नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल ये शाफ्ट में बेंडिंग किस तरीके से हो सकती है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको न्यूमेरिकल को जज करने में इसकी मदद मिलेगी। फॉर एग्जांपल इफ दिस शाफ्ट इज माउंटेड हियर इन दिस बियरिंग, यहाँ पर ये बियरिंग में शाफ्ट ये लगी हुई है, और इस शाफ्ट पर यहाँ ये कोई पुली लगी हुई है, और पुली पर से नीचे बैग्स चढ़े हुए हैं। तो ड्यू टू बेल्ट एंड वेट ऑफ पुली there may be load W on the shaft and overhang length of the shaft out of this bearing is L. That bending moment will be M equal to W into L. लिखते रहिए, bending moment will be W equal to L. तो for this bending moment we will design the shaft, this bending moment. तो इस तरीके की सिचुएशन अराइज हो सकती है in any problem. तो फॉर बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ पर हम कहते हैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन वो क्या है? जैसे कल टॉर्जनल इक्वेशन था वैसे ही बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन क्या है? M/I इक्वल टू सिग्मा B/Y इक्वल टू E/R। ये है बेंडिंग मोमेंट के बेस पर डिजाइन करने के लिए इक्वेशन ऑफ द शाफ्ट ऑफ और एनी। नाउ शाफ्ट इन दिस केस एक्टिंग लाइक अ बीम। शाफ्ट इस केस में कैसे वर्क करे? जैसे कि बीम है, तो ये ऐसे मानिए कैंटिलीवर बीम की तरह से एक्ट कर रही है। यहाँ पर भी किसी भी कैंटिलीवर बीम में स्ट्रेस एनालिसिस करने के लिए ये इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन यूज किया जाता है। जहां पर वेरियस पैरामीटर क्या है? m बेंडिंग मोमेंट, I क्या है? I यहाँ पर वहां पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, यहाँ सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिग्मा B स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस। सिग्मा B क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस। लिखते जाइए फटाफट, बेंडिंग स्ट्रेस। E क्या है? E है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस। E है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। एंड R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या चीज है? इसे थोड़ा सा और जान लीजिए। व्हाट इज दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? देखिए, whenever any beam or any shaft is loaded by load W, तो shaft will deform in this way. Somehow इस तरीके से कुछ इसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हो सकता है जितना हमने दिखाया इतना ना आए, बहुत मामूली सा आएगा डिफॉर्मेशन। तो देख रहे हैं ये एक कर्व बना है, तो ये कर्व बना है। ये जो कर्व है ये किसी सर्कल का पार्ट होगा। ऐसे मानिए दिस इज द पार्ट ऑफ एनी सर्कल। इसे अगर कंप्लीट कर दे तो दिस विल फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल। तो उस जो सर्कल की रेडियस होगी उसको कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। y क्या है? y आपका जिस पॉइंट पर स्ट्रेस देखना चाह रहे हैं, लोकल पॉइंट है, द पॉइंट एट विच स्ट्रेस इज ट्राइंग टू कैलकुलेट। जहां पर स्ट्रेस देख रहे हैं, स्ट्रेस पॉइंट है जहां पर हमें स्ट्रेस देख रही है, स्ट्रेस पॉइंट। ये स्ट्रेस पॉइंट कह सकते हैं, लोकल स्ट्रेस पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम स्ट्रेस देखना चाह रहे हैं। सिग्मा B बेंडिंग स्ट्रेस। अब बिल्कुल सिमिलरली जो टॉर्जनल केस में हमने ड्राइव की थी चीजें, बिल्कुल उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, कुछ नया नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब शाफ्ट अगर हमारी सर्कुलर है, शाफ्ट हमारी सर्कुलर है और अगर सॉलिड शाफ्ट है, यहाँ पर हम हॉलो और सॉलिड के लिए एक साथ लेके केस चलेंगे। अगर हमारी शाफ्ट सर्कुलर है, सॉलिड शाफ्ट है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई वैल्यू विल बी इक्वल टू पाई डी की 4 बाई 64। अगर यही शाफ्ट हमारी होती हॉलो शाफ्ट, ये शाफ्ट अगर हमारी होती हॉलो शाफ्ट, तो हॉलो शाफ्ट के लिए आई वैल्यू हॉलो शाफ्ट के लिए क्या हो जाती, पाई डी आउटर का स्क्वायर सॉरी 4 बाई 64 माइनस पाई डी इनर का 4 बाई 62 ये हो जाता है। यानी इसमें से सिमिलरली ऐसे कर कॉमन ले लिया था, पाई डी आउटर का 64 बाई 64 इस तरीके से कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस डी आई ओवर डी आउटर का होल स्क्वायर होल 4। और कल हमने इस पैरामीटर को एक नाम दे दिया था कि डी इनर अपॉन डी आउटर इक्वल टू के। तो ये हॉलो शाफ्ट के लिए आई वैल्यू निकल करके आ जाएगी हमारी पाई डी आउटर का 4 बाई 64 इंटू 1 माइनस ए की पावर 4। सिमिलरली हम z वैल्यू निकाल लेंगे इनके लिए, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ से हम अगर यही पे आ जाए नोट करके बेंडिंग स्ट्रेस यानी इस फॉर्मूले से हम बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस है। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगी, सिग्मा बी इक्वल टू m इनटू y ओवर i। और इसका कल हमने बताया था इसे कैसे लिख सकते थे, m ओवर i ओवर y, i ओवर y। इसका बेंडिंग स्ट्रेस इसमें मैक्सिमम होने के लिए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। बेंडिंग स्ट्रेस का मैक्सिमम होने के लिए i ओवर y वैल्यू शुड बी मिनिमम, और ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो उस केस में इसे कहते हैं हम z इक्वल टू i बाई डी के बाई 2। और ये आपका हो जाएगा इस केस में पाई डी की 3 बाई 32 इन केस ऑफ सॉलिड शाफ्ट। हॉलो शाफ्ट के केस में सिमिलरली कर की तरह से कर देंगे, पाई डी की पावर 3 बाई 32 क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए की पावर 4। जब हमने हॉलो शाफ्ट का आउटर डायमीटर कैपिटल डी ओ लिया है, कैपिटल डी ओ लिख देते हैं यहाँ पर, कैपिटल डी नो ये आ गया निकल करके। बताइए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल कल वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है पूरा का पूरा, लिख लीजिए। ठीक है, अब बेंडिंग स्ट्रेस के फॉर्मूले में ले जाकर के z वैल्यू रख दीजिए, z वैल्यू रख दीजिए। यानी बेंडिंग स्ट्रेस पहले सॉलिड शाफ्ट के लिए निकाल लेते हैं, तो सॉलिड शाफ्ट के लिए रख दीजिए m ओवर कितना है, पाई डी की क्यूब बाई 32 को ऊपर पहुंचा दो डायरेक्ट। यानी बेंडिंग स्ट्रेस इन सॉलिड शाफ्ट तो हो गई 32 m पाई डी की क्यूब। और देखिए कल भी देखा था, सॉलिड शाफ्ट से हॉलो की तरफ जाने में हमें कुछ नहीं करना होता, 1 माइनस ए की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम इसी को कन्वर्ट करें, बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग स्ट्रेस इन हॉलो शाफ्ट इक्वल टू हो जाएगा 32 m बाई पाई, जो भी उसका आउटर डायमीटर है, कैपिटल डी है, डी ओ है या स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है, डी की क्यूब 1 माइनस ए की पावर 4। जहां डी होगा डी के साथ में मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस ए की पावर 4 फैक्टर। ठीक है, ये बेंडिंग स्ट्रेस निकल करके आ गई हॉलो एंड सॉलिड शाफ्ट दो बोथ केसेस। बेंडिंग स्ट्रेस इन हॉलो एंड सॉलिड शाफ्ट बोथ दी केसेस में आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस निकल करके आ गई। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए
इस पर जैसे कल हमने न्यूमेरिकल किया था बिल्कुल सिमिलर तरीके के न्यूमेरिकल बनेंगे, बस इसमें क्या फर्क होगा, इसमें लोड लगा होगा, उससे बेंडिंग मोमेंट जैसे हमने यहाँ निकाल के आए हैं इक्वल टू WL, उसकी वैल्यू यहाँ रख करके स्ट्रेस निकल के आ जाएंगी, और स्ट्रेस की वैल्यू ये रखी होगी तो डायमीटर निकल करके आ जाएगा, और डायमीटर की वैल्यू ये रखी होगी तो स्ट्रेस निकल करके आ, जो भी चीज निकालनी हो। अब क्वेश्चन तो कई तरीके, कोई भी पैरामीटर अननोन हो सकता है, वही पैरामीटर के लिए आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो इस पर अभी हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे दोनों के कंबाइन करने के बाद, यानी पहले हम अगला टॉपिक पढ़ लें, क्योंकि हमने जैसे बताया कि ये प्रैक्टिकली कहीं अपीयर नहीं होगी ये प्रॉब्लम, इस तरीके की सिचुएशन प्रैक्टिकली कहीं अपीयर नहीं होगी। एक रेयरेस्ट केस है जिसमें हम मान सकते हैं कहीं तक, उसमें भी नहीं होगी, नहीं तो बस जो प्रोपेलर ऑफ दी एरोप्लेन है, जो उसका प्रोपेलर है, उसमें टॉर्जन बहुत कम होता है, होता टॉर्जन वहां भी है, बेंडिंग और एक्सियल स्ट्रेस के कंपेयर में टॉर्जन कम होता है, लेकिन टॉर्जन वहां भी होता है। तो प्रैक्टिकली ये सिचुएशन ऐसी कहीं पॉसिबल नहीं है कि प्योर बेंडिंग हो रही है, प्योर टॉर्जन तो था, यानी बेंडिंग तो बहुत नेग्लिजिबल थी बहुत सारे केसेस में, लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन भी डायरेक्ट नहीं कर रहे, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। अगला हेडिंग दे दिया, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइन टॉर्जन एंड बेंडिंग, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइन टॉर्जन एंड बेंडिंग। चलिए था बात है ना, आगे ज्यादा शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइन टॉर्जन एंड बेंडिंग, कंबाइन टॉर्जन एंड बेंडिंग। As we have already discussed, this type of problem will occur. In general, ये प्रॉब्लम्स अगर होंगी प्रैक्टिकली हर केस में, या जो थर्ड केस है वो तो एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ऑलवेज जो कंडीशन रहती ही है, कंबाइंड बेंडिंग टॉर्जन एंड एक्सियल स्ट्रेस। कुछ केसेस में एक्सियल स्ट्रेसेस नहीं लगती, कुछ केसेस में एक्सियल स्ट्रेसेस नहीं लगती, ये प्रॉब्लम ये मानी गई आप ये अगर होंगी तो ये है रियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। एक्सियल स्ट्रेस को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स होती है, डिजाइन कंसीडरेशंस होते हैं। तो व्हेन शाफ्ट इज सब्जेक्ट टू कंबाइन बेंडिंग, यानी शाफ्ट, तो यहाँ पर दो लिख लीजिए इसमें, व्हेन शाफ्ट्स आर सब्जेक्टेड टू कंबाइंड स्ट्रेसिंग, व्हेन shafts are subjected to combined bending and torsion, then their design is based on two theories. Of failure. By the way, there are many theories of failure. Not only these two theories of failure. Apart from these two, other theory of failure are there. लेकिन जो शाफ्ट की डिजाइन है बेसिकली वो इन्हीं दो थ्योरीज पर बेस की जाती है, तो उन दो थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं। नंबर फर्स्ट मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। एक थ्योरी का नाम यह है मैक्सिमम प्रिंसिपल और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, और इसका साइंटिस्ट जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, रैंकाइन्स थ्योरी। दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज रैंकाइन्स थ्योरी। दिस थ्योरी is used
to design the shaft when shaft material is brittle in nature, shaft material is brittle in nature. For example, cast iron. By the way, very rarely cast iron shafts have been used, very rarely. लेकिन अगर कहीं पर if in any case shaft material is cast iron or the brittle material, कोई भी brittle material हो सकता है, then we will use to design the shaft maximum principal stress. Second one is maximum shear stress theory. Maximum shear stress theory. Maximum shear stress theory. इसे कहते हैं गेस्ट थ्योरी और गेस्ट थ्योरी. गेस्ट थ्योरी ये गेस्ट साइंटिस्ट का नाम है. दिस थ्योरी इज यूज्ड This theory is used when shaft is made up of ductile material. Shaft is made up of ductile material. For example, mild steel. If shaft is made up of ductile material, then we will use gas theory. And sometimes this type of question asked in objective papers, which theory is used for which type of material. And sometimes this has also been asked the name of the scientist who developed this principal theory or Rankine theory. Even इनके कुछ डायग्राम्स भी बनते हैं, ग्राफ्स भी बनते हैं, ग्राफ्स भी पूछे जाते हैं. हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज फिर ये सोम शुरू हो जाएगी अगर इतना हम डिस्कशन करना शुरू कर देंगे. इस तरह तो मटेरियल फिर मशीन डिजाइन नहीं रह जाएगी, तो वो डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पर. तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी नीचे शुरू हो गई है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी पर ही बेस डिजाइन शुरू कर देते हैं. ठीक है, लिख देते हैं इफ स्ट्रेस if shear stress in shaft, देखिए साहब, when shaft is subjected to combined torsion and bending, तो due to torsion there will be shear stress in the shaft, due to bending there will be bending stress in the shaft. यानी दोनों स्ट्रेस से शाफ्ट में डेवलप हो रही होंगी, shear भी और bending भी. दोनों केस में देखिए कैसे, if shear stress in the shaft is, ये लेट अज्यूम कर रहे हैं tau, bending stress in shaft is equal to sigma. First of all, during design of the shaft, you will calculate the shear stress and bending stress separately. जो आपने अब तक मेथड्स सीखे, only bending, only shear या only torsion, उस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट दी shear stress by using only bending moment criteria, bending stress by using only bending moment criteria. दोनों से अलग अलग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट दी shear and bending stress. फिर इसके बाद क्या आता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम shear stress theory, मैक्सिमम shear stress theory SST कहते हैं, MSST, मैक्सिमम shear stress theory, the equivalent shear stress in shaft is given as
If shaft is subjected to combined torsion and bending, then equivalent, क्योंकि अब हमें क्या करना है, shear stress, दोनों को shear में कन्वर्ट करना है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट निकालना है कि दोनों मिलकर के shear का कैसा इफेक्ट दे रहे होंगे। बिल्कुल कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे आप लोगों ने पढ़े भी होंगे ऐसे क्वेश्चंस कि छोटा बच्चा दो बच्चे बड़े आदमी के बराबर खाना खाते हैं, एक घर में 4 छोटे बच्चे और एक बड़ा आदमी है, तो टोटल कितने बड़े आदमी के बराबर हो गए सब मिलकर के 3। बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट पर यहाँ पर बेस्ड है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि टाउ लगा हुआ है, बेंडिंग भी लगा हुआ है, दोनों को कन्वर्ट करके किस में कर दे रहे हैं, टाउ, दोनों का इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस कितनी होगी, टाउ में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। समझ में आई बात? कुछ ऐसे है जैसे अभी हमने कहा कि 2 बच्चे, 2 चाइल्ड इक्वल टू 1 अडल्ट। अब किसी फैमिली में 4 चाइल्ड हैं और 1 अडल्ट है, तो एक कोई इंसान पूछ सकता है कि तो ये कितने अडल्ट के बराबर हो गए, खाना बनवाना है तो कितने अडल्ट के बराबर खाना बनवाए, यहाँ पर 3 अडल्ट, सही है ना? एक तो मेथड ये हो गया। कोई दूसरा नहीं, अडल्ट का खाना नहीं आता, वो जानता है बच्चों का ही खाना, एक बच्चे के लिए इतना खाना बनता है, तो दूसरी थ्योरी कैसी हो गई कि किस में कन्वर्ट करते, इक्विवेलेंट चिल्ड चाइल्ड में, तो इक्विवेलेंट चाइल्ड्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6। तो कुछ सिमिलर बेस क्राइटेरिया है। इक्विवेलेंट जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या कह रही है कि दोनों स्ट्रेसेस को इक्विवेलेंट शियर में कन्वर्ट कर दो, यानी बेंडिंग को भी शियर में कन्वर्ट कर दो। जब प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी आएगी तो उसमें क्या करेंगे कि हम शियर को भी बेंडिंग में कन्वर्ट कर देंगे, बस इतना सा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस इज गिवन एज टाउ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2, लिखिए फटाफट, सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, 4 टाउ स्क्वायर। इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस गिवन बाय दिस फॉर्मूला। साइलेंट कर रहे इसको, ज्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है? तो दिस इज इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस, यानी ड्यूरिंग डिजाइन व्हाट प्रोसेस यू विल फॉलो, फर्स्ट ऑफ ऑल you people will calculate bending and shear stress separately, then calculate equivalent shear stress, and then put this simply tau equivalent equal to 16t over pi dq। इस तरीके से निकल के आ जाएगी डायमीटर्स वगैरह। लेकिन बिफोर गोइंग इन दिस वी हैव टू कैलकुलेट नाउ टाउ इक्विवेलेंट आल्सो। अब प्रॉब्लम ये भी है कि सिर्फ टाउ के लिए नहीं कैलकुलेट कर सकते, वी शुड कैलकुलेट टॉर्जन आल्सो इन इक्विवेलेंट फॉर्म, क्योंकि टॉर्जन तो टॉर्क लग रहा है, एक बेंडिंग मोमेंट भी तो लग रहा है, तो वी शुड कैलकुलेट टॉर्क आल्सो इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट टॉर्क, that is equivalent torque, that is we should convert the bending moment part into torsion। बेंडिंग मोमेंट वाला जो पार्ट है, जैसे यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे, उसको हमें टॉर्जन में कन्वर्ट करना है, तो इसी फॉर्मूले से वो टॉर्जन में कन्वर्ट हो जाता है। इस फॉर्मूले को हम फॉलो करते चले जाएंगे। कैसे कन्वर्ट होगा देखिए, करिए मेरे साथ साथ। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू और टॉर्जन की वैल्यू, शियर स्ट्रेस की वैल्यू रख दीजिए, रखिए फट से, इसे मैं अभी हटा देता हूं। रखिए बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन, टाउ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2, थोड़ा सा दिमाग यहीं पर रख करके करिए, इतना कुछ नहीं, सिंपली 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स शुरू हो गया है यहाँ से, जो अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा, ABCD का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। सिग्मा बी की वैल्यू कितनी है, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करी थी हमने, 32m by pi dq, ये तो कैलकुलेट करी थी, प्लस इसे कर दीजिए 4 into 16t by pi d, सॉरी स्क्वायर नहीं है, pi dq का स्क्वायर, ये तो कैलकुलेट करी थी अभी भाई। शियर स्ट्रेस की उस दिन करवा लेते हैं, कैलकुलेट करी थी ऐसे, टाउ इक्वल टू 16t/pi dq।
बेंडिंग मोमेंट की वजह से अभी कैलकुलेट करिए 32m/πdq, अभी बेंडिंग मोमेंट बेस्ड में अभी निकाली तो है, कैसे कंफ्यूज कर रहे हो? टॉर्जन वाले केस में बेंड शियर स्ट्रेस का लास्ट टाइम पर करी थी, वो वैल्यू सिग्मा बी की यहाँ टाउ की यहाँ रखिए, देखिए इसे कन्वर्ट करिए क्या आ रहा है, तो नीचे स्पेस कम पड़ेगा, इसे घटा देंगे, आगे बात नहीं करेंगे यहाँ पर। देखिए साहब 32πd की क्यू स्क्वायर में यहां से मैं कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, 32πd की क्यू स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर कर सकता हूं वैसे, प्लस 16 यहां से निकाल सकता हूं 16/πd की क्यू स्क्वायर इंटू 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख दूं इंटू टी का स्क्वायर। बताइए यहां तक किसी को कोई अलग है? 16/πd की क्यू स्क्वायर में आ गया 2 स्क्वायर, 4 को मैंने 2 स्क्वायर कर दिया। अब देखिए आप लोग, चलिए मैं भी अपना स्टेप भी लिख देता हूं, अगर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यहां और दे रहे हूं तो 2 स्क्वायर अंदर जाकर के हो जाएगा, ठीक? तो इसका मतलब इसको 2 को मैं यहां पर अंदर पहुंचा दूंगा। आप अगला स्टेप लिख लीजिए, 32 हो जाएगा मेरा, और 32πd की क्यू पूरे में से कॉमन आ जाएगा और बाहर आकर के वो 32πd की क्यू हो जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा ये इस तरीके से 32/πd की क्यू पूरे में से कॉमन ले लिया मैंने, पहले अंदर रूट में कॉमन लिया, रूट के बाहर लाए तो स्क्वायर रूट में से 1/2 है, 1/2, हाँ ये 1/2 है वाला, बिल्कुल 1/2। यहां बच गया आपका m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ये और बच गया यहां पर। ठीक है, क्लियर? अब जब क्लियर हो गया तो बस क्लियर कर दीजिए, ये हो गया 16πd की क्यू अंडर रूट के टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये टाउ इक्विवेलेंट था, टाउ इक्विवेलेंट के साथ इसे लाकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये πd की क्यू बाई 16 इंटू टाउ इक्विवेलेंट इक्वल टू अंडर रूट के टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? ये वाला टॉर्क का। अब क्योंकि ये टाउ इक्विवेलेंट के है तो इसे कहेंगे टॉर्क इक्विवेलेंट, इसे कहेंगे टॉर्क इक्विवेलेंट। तो मालूम पड़ा हमें कि टॉर्क इक्विवेलेंट T इक्वल टू रूट टी स्क्वायर प्लस एम। क्लियर? So in this way you will design the shaft. यानी first of all you will calculate torque, bending moment, then calculate torsion equivalent. And this torsion equivalent will be put in this formula. जो बीच में formula मैंने लिखा था, और आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गई मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। इस तरफ का लिख लिया हुआ सब, इस तरफ का बिठा देता हूँ, भी ऐसा काम कर रहा है उसमें, एक बार में जाता है, 2 बार करता है, 1 बार इस पर लगा देता है। चलिएगा दूसरा, डिजाइन बेस्ड ऑन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। दूसरा लिखिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, एमपीएस या रैंकाइन्स थ्योरी। डिजाइन बेस्ड ऑन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और रैंकाइन थ्योरी। If
बेंडिंग स्ट्रेस is sigma b and shear stress is tau. शाफ्ट में ड्यू टू टॉर्जन shear stress tau डेवलप हो रही है एंड ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा डेवलप हो रही है। सिग्मा बी कहे सिग्मा कहे एक ही बात है, ठीक है, सिग्मा डेवलप हो रही है। चलिए सिग्मा बी लिखते हैं, सिग्मा बी लिखते हैं। देन इक्विवेलेंट बेंड according to MPST, equivalent bending stress, equivalent bending stress, equivalent bending stress sigma equivalent is given as 1/2 सिग्मा बी प्लस √k सिग्मा बी का स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर। ठीक है सर, सिग्मा बी जो है उसमें डेवलप हो रही होगी वो होगी 1/2 सिग्मा बी प्लस सिग्मा बी का स्क्वायर टाउ। सिमिलरली इसको करना शुरू कर दीजिए। नाउ पुट दी सिग्मा बी एंड टाउ वैल्यू इन दिस फॉर्मूला और प्रोसीड कर दीजिए। इसका भी बेंडिंग मोमेंट इक्विवेलेंट आ जाएगा निकल करके। करिए जल्दी से फटाफट, अब तो आप लोग करना सीखे तो थोड़ा सा फास्ट करिए। 1/2 सिग्मा बी की वैल्यू हो गई 32 m बाई पाई डी टी क्यू प्लस 32 बाई पाई डी टी क्यू का स्क्वायर प्लस 4 16 बाई पाई डी टी क्यू का स्क्वायर। और आई थिंक देखिए यहां तक का तो आपने कैलकुलेट कर रखा है एक बार। यहां तक का कैलकुलेट करके क्या निकल गया था 32 बाई पाई डी टी क्यू एम स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि 1/2 नहीं इसके साथ लगा हुआ, 1/2 बिल्कुल बाहर है ना, तो इसलिए इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। क्या हो गया इसका मतलब 1/2 32 m बाई पाई डी की क्यू प्लस 32 अपॉन पाई डी की क्यू, और ये हो जाएगा यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यहां से 32 बाई पाई डी की क्यू कॉमन ले लीजिएगा। 32 पाई डी क्यू कॉमन ले लिया, 1/2 32 बाई पाई डी की क्यू कॉमन ले लिया, m प्लस रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। देखिए इन दिस केस 2 से डिवाइड नहीं करूंगा इसे, बिकॉज आई नो बिकॉज हियर इज सिग्मा बी इक्विवेलेंट। मुझे इसको बेंडिंग मोमेंट के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो बेंडिंग मोमेंट के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है तो उसमें 32 आता है, उसमें 32 आता है। तो डेलिबरेटली मैं इसको अब यहाँ पर डिवाइड नहीं करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहां आकर के इसको इस तरह लिख दीजिए पाई डी की क्यू बाई 32 इंटू सिग्मा बी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 m प्लस रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और ये चीज क्या हो जाएगी इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट बेंडिंग स्ट्रेस से निकल करके आ रही है चीज। ये बेंडिंग स्ट्रेस का जो फार्मूला वो बेंडिंग मोमेंट का एक फार्मूला है ये। तो देखिए इक्विवेलेंट बेंडिंग स्ट्रेस के लिए तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो लिख दीजिए साहब, मैं यहां लिख देता हूं, यानी इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 1/2 m प्लस
√k t square plus n square. This is the equivalent bending moment when shaft is subjected to combined bending and torsion. इसका मतलब ये हुआ कि whenever shaft is subjected to combined torsion and bending, you will design the shaft for this bending moment, this moment. जो ये मोमेंट की वैल्यू आएगी उसके लिए आप शाफ्ट को डिजाइन करेंगे, जिसके लिए ये वैल्यू आएगी बेंडिंग मोमेंट। अच्छा ये आ रहा होगा, ये जो वैल्यू आएगी बेंडिंग मोमेंट की, इसके लिए आप शाफ्ट को डिजाइन करेंगे। जो इसको क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। ये आप क्वेश्चन में जल्दी से लगे हाथ में पर एक बार, हाँ फिर उसका लिखा। अच्छा एक केस है और यहाँ पर कि अगर शाफ्ट जो है हॉलो है, देन हम क्या करें। ये तो अभी तक हमने जो केसेस लिए हैं, दिस इज ओनली फॉर सॉलिड शाफ्ट। इफ शाफ्ट इज हॉलो शाफ्ट, तो देखिए आप लोगों को मैंने पहले भी बीच में रिपीट किया था कि व्हेन शाफ्ट इज हॉलो शाफ्ट देन वी ओनली मल्टीप्लाई बाय फैक्टर 1 माइनस a की पावर 4। और ये ध्यान रखने की चीज है कि फॉर्मूले में कभी मोमेंट पूछते हैं, कभी शियर पूछते हैं, तो किधर मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी नहीं ध्यान रखना कि कौन सी चीज का फॉर्मूला, जिधर डायमीटर्स होंगे डायमीटर के साथ में मल्टीप्लाई करें। एक्चुअली होता क्या है, इसलिए हम आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा कर भी रहे हैं अभी तो, और ये जरूरी भी है क्यों। कभी कभी देखिए आपसे समटाइम वो टॉर्जन पूछेगा, समटाइम वो टॉर्जन की वजह से शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला पूछेगा। अब देखिए टॉर्जन क्या है, टॉर्जन है 16T/πd/d। अब इसे अगर हॉलो शाफ्ट के टॉर्जन के फॉर्मूले शियर स्ट्रेस के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, हॉलो शाफ्ट का क्या हो जाएगा इक्वल टू 16T/πd³ इनटू 1 माइनस b k की पावर 4। अगर फॉर्मूले दे रखे हो तो टॉर्क के T इक्वल टू πd³ बाई 16 इनटू टाउ सॉलिड शाफ्ट, इसको हॉलो में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा T हॉलो इक्वल टू πd³ 1/16 टाउ इनटू 1 माइनस k की पावर 4। यानी k की पावर 4 से वहां मल्टीप्लाई हो रहा है। कभी कभी इसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए, जिस तरफ जाए एक फंडामेंटल फॉर्मूला याद है। यानी सिमिलरली इन दीज केसेस जब आप इक्विवेलेंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो अगर आपको बेंडिंग मोमेंट के इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लेके आना है साहब, आप बेंडिंग मोमेंट को निकाल देंगे, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकाल करके अब आपको शाफ्ट का डिजाइन करना है फॉर हॉलो शाफ्ट। तो हॉलो शाफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली πd³ बाई 32 सिग्मा b जो भी मैक्सिमम आया इनटू 1 माइनस k की पावर। अगर सॉलिड शाफ्ट डिजाइन कर रहे होते तो इतना सा फॉर्मूला रह जाता, हॉलो डिजाइन कर रहे हैं तो सिमिलरली टॉर्क इक्विवेलेंट अगर सॉलिड शाफ्ट डिजाइन कर रहे हैं तो πd³ बाई 16 टाउ इक्विवेलेंट सॉलिड, और हॉलो डिजाइन कर रहे हैं तो 1 माइनस k की पावर 4 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। एंड वी नो k क्या है, k इज इक्वल टू d इनर ओवर d आउटर। इस बार मैं स्मॉल सी दोनों को ले लेता हूं जिससे कि आपको ये d कौन सा d है, कोई d नहीं है, d वो बोलेगा d इनर d आउटर। दिस मे बी रिटन इन di do और d स्मॉल d कैपिटल। ठीक है साहब, ये बता दें साहब का। चलिए तो प्रॉब्लम लिखिए, प्रॉब्लम कर लेते हैं। लिखिए अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, a solid
solid circular shaft subjected to a bending moment, subjected to combined bending and torsional moment bending and torsional moment of 3000 Newton meter and 10,000 Newton meter, 10,000 Newton meter respectively. Newton meter respectively. If shaft is made of shaft is made of shaft is made of 45 C8 स्टील, ये स्टील का डेजिग्नेशन है 45 C8 स्टील having ultimate tensile stress ultimate tensile stress 700 MPa, ultimate tensile stress 700 MPa and ultimate shear stress and ultimate shear stress 500 MPa, shear stress 500 MPa. Assuming FOS 6, find the diameter of the shaft. FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 लेना है आप। कह रहे डायमीटर ऑफ शाफ्ट बताइए, करिए फटाफट। कैलकुलेटर लेकर के नहीं आए आप लोग, मोबाइल लगा लीजिए। और मोबाइल में आकर कैलकुलेटर वाला होगा हमारे पास साइंटिफिक, मोबाइल में भी आकर साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड हो जाता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं है तो देखिए कैसे करना है, इसे बताएं। देखिए साहब सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए इसको कर देते हैं सीधा सीधा आपके लिए। देखिए पहले गिवन डाटा देखिए क्या क्या दे रखा है। पहले बेंडिंग मोमेंट दे रखा है 3000 न्यूटन मीटर, ठीक है सर। टॉर्क दे रखा है, जिसमें लगा हुआ है 10,000, यानी शाफ्ट में टॉर्क बहुत ज्यादा है, बेंडिंग मोमेंट बहुत कम है। तो देखिए कॉमन सेंस से यहां से हमें दिख रहा है कि शाफ्ट शुड बी डिजाइन फॉर टॉर्जन, लेकिन हम यहां पे जो कंबाइंड केस है तो रहेंगे कौन सा, कंबाइंड का केस। तो कंबाइंड में भी कौन सा, कंबाइंड में भी कौन सा केस लेना चाहिए हमें,
प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या शियर स्ट्रेस थ्योरी? देखिए शाफ्ट का जो मटेरियल है वो देखिए ये कह रहा है अपनी तरफ से अपनी बातें सब कुछ, ये C8, इसका मतलब है कि इसमें कार्बन परसेंटेज 8.8% है। यानी जैसे मानिए थोड़ा सा हाई स्पीड स्टील की तरह है, तो माइल्ड स्टील के तरीके से यानी डक्टाइल मटेरियल कंडीशन से इसे हम डिजाइन कर सकते हैं। और उससे भी बेहतर तरीका और ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं अगर कहीं किसी अच्छे एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो होता क्या है, होता ये है कि हम दोनों मेथड से डिजाइन करते हैं। अगर शाफ्ट मटेरियल क्लियर नहीं हो रहा है कौन सा है, तो हम दोनों मेथड से डिजाइन करेंगे, यानी दोनों मेथड से डायमीटर फाइंड करेंगे हम विद द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी एज वेल एज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। और जिस थ्योरी से डायमीटर की वैल्यू ज्यादा आएगी उसको रिपोर्ट करेंगे कि दिस इज द डायमीटर। ज्यादा जिस केस में आएगी उस केस में तो स्ट्रॉन्ग डिजाइन करेंगे आप। क्यों? शाफ्ट का डायमीटर ज्यादा होगा तब स्ट्रॉन्ग होगी या कम होगा तब स्ट्रॉन्ग होगी? ज्यादा होगा तब। तो दोनों मेथड से डिजाइन करेंगे और जिस मेथड से ज्यादा डायमीटर आएगा उसको रिपोर्ट करेंगे कि दिस शुड बी द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। ये होता है। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क दे रखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू पहले हम सिंपली, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है एक चीज और कि इसमें टॉर्क बहुत ज्यादा लग रहा है, तो इसमें हम यूज कर ले पहले शियर स्ट्रेस थ्योरी। बेंडिंग स्ट्रेस थ्योरी आप बाद में यूज करिएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी हम याद यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी टॉर्क इक्विवेलेंट क्या हो गया? टॉर्क इक्विवेलेंट हो गया अंडर रूट के 3000 का स्क्वायर प्लस 10,000 का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू निकाल करके आप जल्दी से कैलकुलेटर से मुझे बताइए। कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई साहब 10.44 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3000 को 3K लिख लेते हैं, 3K Nm, 10,000 को 10K Nm। तो हमें यहाँ पर सिर्फ 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करना, K बाहर आ जाएगा, K स्क्वायर बनेगा ना, K बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको किया है। ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9 प्लस 100 यानी 109। 109 का जब रूट लेंगे तो आप 10.44 11 से कम आएगा। तो 10 की पावर 3 के था जो 10 की पावर 3 हो गया। अब हमने जैसे कल बताया था आपको कि हमें कैलकुलेशन उस तरीके से करनी कि डायरेक्टली हमारा आंसर मिलीमीटर में आ जाए। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर की जगह पर मिलीमीटर करेंगे तो 10.44 10 की पावर 3 है ही है, एक बार 10 की पावर 3 और आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा न्यूटन एम। तो एमएम में लेकर के चलेंगे हम शुरू से यह कैलकुलेशन, जिससे हमारा डायमीटर अल्टीमेटली एमएम में। क्यों साहब कुछ कंफ्यूज हो रहे हो क्या है? अच्छा पॉइंट लगा। हाँ 10.44 ठीक है। ये हो गया इक्विवेलेंट टॉर्जन निकल करके आ गया, इक्विवेलेंट टॉर्जन। क्लियर? अब देखिए जब हम इसको टॉर्जन के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब शियर स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस कितनी होगी इसमें? शियर स्ट्रेस की वैल्यू देखिए, टाउ अल्टीमेट दे रखा है हमने, कितना दे रखा है टाउ अल्टीमेट? 500 MPa। ये दे रखा है और 500 MPa को न्यूटन में एमएम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। MPa का m हट जाता है अगर एमएम में कन्वर्ट करते हैं। MPa जो है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और अगर उसको एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका देखिए यहाँ पे लिखूं, कल भी मैंने बताया था वैसे आपको कि 1 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कह देते हैं 1 MPa।
चीज को ही हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या 1 न्यूटन mm स्क्वायर इक्वल टू 1 MPa, या 1 MPa इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर हमें डिजाइन किसके लिए करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देन जो इस पर अप्लाई करेंगे शियर स्ट्रेस वो क्या होगी, वर्किंग स्ट्रेस क्या होगी, वर्किंग स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 500/6 इक्वल टू, जल्दी से मुझे बता दीजिए, 83.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस स्ट्रेस के लिए आप डिजाइन करेंगे शाफ्ट को। आप शाफ्ट को अगर एक प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से डिजाइन कर रहे होते तो यहां पर सिग्मा निकाल देते, तो आप कर दीजिए फट से। इसका मतलब इसलिए होगा यहाँ पर टाउ इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 16 अपॉन पाई डी की क्यूब इंटू टी, और टी यहां पर क्या आएगा, इक्विवेलेंट रख दीजिए। ठीक है, डायमीटर हमें निकालना है, तो डायमीटर को मैं इस तरफ लेना घुमा करके, तो मेरा डायमीटर कुछ तरीके से डी की क्यू इक्वल टू 16 अपॉन पाई इंटू 83.33, ठीक है साहब, इंटू टॉर्क इक्विवेलेंट कितना है हमारा, 10.44 इंटू 10⁶। अब कैलकुलेटर से मुझे करके इसका क्यूब रूट निकाल के मुझे बता दीजिए, इतने के ऊपर 1/3 ऐसे करके चल जाएगा, डायमीटर आ जाएगा निकल करके। डायमीटर बताइए जल्दी फटाफट कैलकुलेटर करके फिर से, शायद वो कर नहीं बताएं कितना है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसे इतनी आसानी से पीआई नियम से पहले तो नहीं होगा। चलिए, तो डायमीटर आ गया, यहां से मेरे पास है सॉल्यूशन करीब करीब 86 mm, 86 mm डायमीटर निकल कर गया। अब अगर हम इसको डिजाइन करें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से, मैं करने जा रहा हूं इसे यहां पर मैक्सिमम प्रिंसिपल से, आपको करना है, बस थोड़ा सा हिंट आपको दे दे रहा हूं। तो क्या करेंगे, आप इस केस में क्या निकालेंगे, जैसे यहां निकाला है हमने टी इक्विवेलेंट, फिर निकालेंगे एम इक्विवेलेंट, फिर एम इक्विवेलेंट निकाल करके यहां टाउ इक्वल टू निकाला है, यहां निकालेंगे सिग्मा इक्वल टू 700/6, और फिर सिग्मा इक्वल टू 32 पाई डी की क्यू इंटू एम इक्विवेलेंट कर देंगे, और डायमीटर हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है साहब, इस तरीके से आप ये कर लेंगे। अब एक दो न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, और अच्छे न्यूमेरिकल से, बड़े न्यूमेरिकल से प्रोजेक्ट को लगा कर हमें कराएंगे। सर इसी को दूसरे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को करना है आपको, ये कैसे, बिल्कुल ऐसे ही करना है, खुद से करना है, उससे खुद से करना है। हेडिंग दीजिए शाफ्ट सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग लोड, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग लोड। शाफ्ट सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग लोड लिखना शुरू करिए। Shaft is a member which is subjected to variable loading, which is subjected to
variable loading. Even though the magnitude of load is not varying. Variable loading. Shaft is subjected to variable loading even though shaft is subjected to even though the magnitude of load is not varying. ऐसे लिख लीजिए, कोई नहीं. Even though the magnitude of load is not varying. क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने आपको बताया भी था कि शाफ्ट पर जब हम वेरिएबल लोडिंग पढ़ा रहे थे आपको कि शाफ्ट पर बेशक से लोड जो लगा हुआ है वो W है और ये कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर रहा. इवन दो शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू वेरिएबल लोडिंग. और वो कैसे? क्योंकि जब शाफ्ट पर इस तरीके से लोड लग रहा होगा तो शाफ्ट में कुछ इस तरीके की बेंडिंग आ रही होगी. तो अपर फाइबर कैसे होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस. नीचे वाला फाइबर टेंसाइल स्ट्रेस. एंड आफ्टर हाफ रोटेशन नीचे वाला फाइबर ऊपर कंप्रेसर में चला जाए, कंप्रेसर वाला टेंसाइल में. तो कह रहे हैं कि इवन दो शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट लोडिंग, देन आल्सो शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू वेरिएबल स्ट्रेसिंग कंडीशन. कांस्टेंट लोड तो कांस्टेंट ही लग रहा है सर. लोड का काम हमने मैग्नीट्यूड वेरी किया, बताओ. लोड कांस्टेंट कह रहे हैं हम. लोड इज कांस्टेंट इवन दो शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू वेरिएबल लोडिंग. लेकिन शाफ्ट आगे लिखिए, apart from this shafts are also subjected to fluctuating loading. Shafts are also subjected to fluctuating loading. In order to design such shaft, the combined shock and fatigue factors are also taken into account. Combined shock and fatigue factors are also taken into account. तो यहां पे लिख लीजिए, इफ फटीग फैक्टर, कंटिन्यू करना. हाँ देखो और क्या कंटिन्यू करिए. इफ ऐसे लिखिए, इफ कंबाइंड फटीग फैक्टर equal to Km for bending, combined fatigue factor for bending equal to Km combined ये दोनों है एक्चुअली combined shock and fatigue factor for torsion equal to Kt. ये भी combined shock and fatigue है यहाँ. combined shock and fatigue factor for bending Km, combined shock and fatigue factor for torsion Kt. तो ये जो फैक्टर्स की वैल्यू है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में दी होती है. ये सर्विस कंडीशन पर, ऑपरेटिंग कंडीशन पर डिपेंड करते हैं कि कितनी वैल्यू होगी. ठीक है, इसकी मेरे पास टेबल है, वो टेबल में मैं भेज भी दूंगा, उसे लिख लीजिएगा आप. तो अगर ये है तो देखिए डिजाइन वैसे ही करना है इक्विवेलेंट के लिए. तो इक्विवेलेंट टॉर्जन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट टॉर्जन इक्वल टू हो जाएगा, बस लिखना शुरू कर दीजिए. कंबाइंड फटीग फैक्टर्स को कंसीडर कर लीजिए. बस क्या हो जाएगा यहाँ तक था m का स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई km से और हो जाएगा प्लस टॉर्क जो है kt से मल्टीप्लाई. बिल्कुल लिख दीजिए kt इनटू टॉर्क. सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट
देखो कंबाइंड शॉक एंड फटीग फैक्टर के लिए डिजाइन एंड अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन इनके जो वैल्यूज है वो मेरे पास टेबल में है, मैं आपको टेबल को शेयर कर दूंगा। तो अगर कंबाइंड फटीग एंड शॉक फैक्टर की दे रखे तो फिर आप इक्विवेलेंट बेंडिंग एंड टॉर्जन मोमेंट विल कैलकुलेट विद दिस फार्मूला। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे और देन प्रोसीड फर्दर। ठीक है सर, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। क्या कह रहे हो? नहीं समझेंगे कोई क्या करते हो, क्या समझ ज्यादा से ज्यादा फेल कर दोगे। फेल नहीं करूँगा किसी को, वो तो खुद होता है फेल, कोई होता है तो खुद होता है ना, टीचर किसी को कोई फेल नहीं करता, स्टूडेंट खुद फेल होता है। और जब स्टूडेंट करके ही नहीं आएगा कॉपी में, ये ईमानदारी वाला था, टीचर कभी जब फेल हो रहा होता है कोई स्टूडेंट तो 2-3 बार कॉपी चेक करता है कैसे भी पास हो जाएगी, लेकिन वो मजबूर हो जाता है कि नंबर कहाँ थे। अब मैं होते उस तरीके टीचरों को मैं नहीं जानता कि कुछ लोग कहते कह नहीं रजिस्ट्रेशन फेल कर देते होते होंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो जब कोई स्टूडेंट फेल होता है तो कम से कम 3-4 बार 2-3 बार देखता हूँ कहीं नंबर बढ़ जाए। जब बिल्कुल मेरी कोशिशों के बाहर होता है तब कहता हूँ जाओ फेल, मतलब दुख लगता है फेल करते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा, कल भी कहा कि ऐसा फेल होने से कोई बचा नहीं पाएगा जब इस तरीके की जो क्लास नहीं कर रहे थे। जाहिर सी बात है क्लास नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकलों को इतने तो टैलेंटेड मुझे नहीं लगे, और अच्छी बात है टैलेंटेड बिना पढ़े ही करके चले आए, इल्हाम हो जाए उन्हें कहीं से, या अभिमन्यु गए हो वो भी हो सकता है, आज के दौर में कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट लिखिए, नाउ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। एक्सियल वाला कंबाइन नहीं है, बिल्कुल शाफ्ट सब्जेक्ट नहीं, कंबाइन नहीं आ रहा है, देखो सही, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। देखो पहले भी बात पूरी हुई, इन एडिशन टू कंबाइंड, तो वो दोनों कंबाइन रहते हैं ना, ये तो एडिशन में है। इन एडिशन टू कंबाइंड टॉर्जन एंड बेंडिंग, आ गया साहब? आ गया सर। क्या नाम है? अतीब है? हाँ सर। अदीब नाम है पर अदीब अदीबुल्ला आ गया कंबाइन। चलिए बिना कंबाइन के का दिल धड़क गया मुझे, बिना कंबाइन के कैसे रह गए, ये तो कमजोर पड़ जाएगी प्रॉब्लम। लिखिए तो इसमें जरा सा, when shaft is subjected to axial load along with combined torsion and bending, for example propeller shaft of ships, for example propeller shaft of ships बेंडिंग बराबर देखो, तो मैंने बोला दोबारा मैं दूसरे तरीके से बोल दूंगा। For example propeller shaft of ship, propeller shaft of ship, कॉमा देख रहे, shaft of worm and gear drive, shaft of worm, wheel and gear drive, worm, wheel and gear drive, थ्योरी मशीन में पढ़ा होगा, worm wheel के बारे में नहीं पढ़ा तो वेरी गुड, worm, wheel and gear drive। तो ये 2-3 एग्जाम्पल हमने बताए, वर्म, व्हील, गियर ड्राइव है, या कोई ऐसी शाफ्ट है जिस पर स्पाइरल गियर्स माउंटेड है। स्पाइरल गियर में भी एक्सियल थ्रस्ट डेवलप होता है,
पहले ही दिन जब हमने इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी तो बताया था ड्यू टू मशीन में होता है वॉर्म व्हील, मशीन में होता है वॉर्म व्हील। स्पाइरल गियर्स में क्या होते हैं, टीथ जो इंक्लाइंड होते हैं, टीथ जो है वो इंक्लाइंड होते हैं। चलिए थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। देखिए एक होता है आपका स्पर गियर, स्पर गियर में टीथ एकदम स्ट्रेट होते हैं इस तरीके से। स्पाइरल गियर में जो टीथ होते हैं वो थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं। कैसे होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं। जब ये दूसरे पर लोड लगा रहे होंगे तो लोड जो है दो कंपोनेंट में ब्रेक कर जाएगा, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल। यानी एक्सियल थ्रस्ट डेवलप करते हैं और एक्सियल थ्रस्ट डेवलप करेंगे तो ये किस में जाएगा, एक्सियल फोर्स की तरह से शाफ्ट में जाएगा। तो इन दैट केस आल्सो शाफ्ट डिजाइन्ड विद एडिशन ऑफ एक्सियल लोड, कंबाइंड एंड टॉर्जन इन एडिशन विद एक्सियल। इस केस में वॉल व्हील में भी ऐसा ही होता है, बहुत ज्यादा एक्सियल थ्रस्ट डेवलप होता है। प्रोपेलर ऑफ द एरोप्लेन्स, जो आपका हेलीकॉप्टर का प्रोपेलर है, पीछे शिप का प्रोपेलर है जो आगे प्रोपेल करेगा, है ना। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर शिप का प्रोपेलर की बात करें तो शिप का प्रोपेलर कुछ इस तरीके से लगा होगा, ये शिप है पीछे, ये इसको थ्रस्ट करेगा, ये एयर को पीछे को थ्रस्ट करेगा तो एयर इस पर आगे थ्रस्ट लगाएगी और नीचे की तरफ बेंडिंग भी लोड की वजह से हो रही होगी, इसके लोड की वजह से बेंडिंग हो रही होगी, रोटेट करा रहा है, ये टॉर्जन भी डेवलप हो रहा है और एक्सियल थ्रस्ट भी डेवलप हो रहा है। प्रोपेलर्स वगैरह में भी तीनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिजाइन में बहुत हो रही है, सिंपली हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द एक्सियल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस इन द शाफ्ट। For example, axial stress of cylinder करेंगे, let assume let axial force is equal to F। जो axial force, axial thrust में डेवलप हो रहा है वो F है। तो axial stress कितनी हो जाएगी, axial stress सिग्मा A से कह देंगे, वो हो जाएगी F अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4। भाई जाहिर सी बात है शाफ्ट पर पूरी को, ये शाफ्ट है, शाफ्ट पर ऐसे लोड लग रहा है तो उसके एरिया पर तो आएगा वो, है ना। तो कितनी हो जाएगी एक्सियल स्ट्रेस, 4F अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये हो जाएगी एक्सियल स्ट्रेस इन द शाफ्ट। ये कब कौन सा केस है, जब शाफ्ट सॉलिड है, इसमें भी दोनों ही पढ़ लेते हैं, सॉलिड भी और हॉलो भी। जब शाफ्ट सॉलिड है, शाफ्ट अगर हॉलो होती तो क्या हो जाती है चीज, 4F अपॉन पाई डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर, यही तो एरिया बचता। ये हो गया फॉर हॉलो शाफ्ट, ठीक है। क्लियर। अब इस इनको डिजाइन करना शुरू कर दीजिए। अगर हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन फॉर बेंडिंग, पहले बेंडिंग वाला केस ले लेते हैं। इन केस ऑफ बेंडिंग तो टोटल स्ट्रेस डेवलप कितनी हो जाएगी, इसमें टोटल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, टोटल स्ट्रेस इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस प्लस एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस प्लस एक्सियल स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आप जानते हैं, 32M बाई पाई डी की क्यू। अली अशरफ ऐसे होता है, पहली क्लास नहीं करते तो सब हवा में चल रहा है बात तुम्हारे लिए, प्लस 4F अपॉन पाई डी स्क्वायर। सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं है फर्क। ये जब बेंडिंग स्ट्रेस के लिए कंबाइन फॉर्म आ गई, बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। अब यूं तो इसे अगर हम और आगे फर्दर प्रोसीड करें तो काफी बढ़ जाएगी बात। अब हम ज्यादा बात बढ़ाने के लिए हैं, फिर इसमें पूरी
कॉलम जो स्ट्रट थ्योरी है वो तक इस्तेमाल हो रहे हैं। जो आपने अगर पढ़ा होगा तो कॉलम क्या होता है, कॉलम पर एक्सियल लोड ही तो लग रहा होता है, तो यहाँ भी शाफ्ट जो है एज ए कॉलम ही एक्ट कर रही है, इस पर भी एक्सियल लोड लग रहा है। तो अल्टीमेटली फिर वो थ्योरी इसमें आगे जाकर के एप्लीकेबल हो जाएगी। तो जस्ट एन आइडिया, थोड़ा सा आपको एक आइडिया यहाँ पर दे दिया, तो सिलेबस अभी बहुत है, अभी इसमें और चीजें भी पढ़नी है। तो आज यहीं पर फुल स्टॉप, ठीक है? बहुत थकान हो गई बात। क्या कह रहे हो? बंगला का बना रखा है, सिंपली पार्ट में कोर्स का, तो मेहनत करेंगे वो लोग।